हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जेई क्लासेस बीटेक में। मेरा नाम गोविंद सैनी है और आप सब लोग मेरे साथ पढ़ रहे हैं इंट्रोडक्शन टू सॉलिड मैकेनिक्स, जो बीटेक फोर्थ सेमेस्टर सिविल इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स के लिए हमारा सब्जेक्ट है। स्टूडेंट यूनिट नंबर फर्स्ट यहाँ पे चल रही है, जिसमें हम बात कर रहे थे अपने नॉर्मल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन के बारे में। इन द प्रीवियस क्लासेस हमने डिस्कस किया था कि स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेन क्या होता है। इसी के साथ हमने डिस्कस किया था अपने हुक्स लॉ के बारे में। आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं अपने स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम के बारे में, और बाकी के जो भी टॉपिक्स हैं उन सभी के बारे में आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं स्टूडेंट अपने क्लास की तरफ। अगर हम लास्ट क्लास में बात करें तो लास्ट क्लास में मैंने एक यहाँ पर अपने फॉर्मेट ड्राइव किया था हुक्स लॉ के रिगार्डिंग। तो हुक्स लॉ हमारा क्या होता है, दैट इज द स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन। हमारा जो स्ट्रेस होता है वो प्रोपोर्शन होता है किसके स्टूडेंट, हमारे स्ट्रेन के। जिस तरीके से हम अपनी वैल्यू को, अपने फोर्स की या लोड की वैल्यू को बढ़ाते चले जाते हैं, उसी के साथ साथ हमारी स्ट्रेस की वैल्यू भी बढ़ती चली जाती है। और स्ट्रेस की वैल्यू बढ़ती है तो स्ट्रेन भी हमारा बढ़ता है। ठीक है, स्ट्रेन क्या होता है हमारा, चेंजिंग लेंथ अपॉन द ओरिजिनल लेंथ, या फिर बात कर सकते हैं चेंजिंग चेंज डिफॉर्मेशन ऑफ द बॉडी टू द ओरिजिनल शेप ऑफ द बॉडी, दैट इज कॉल्ड द स्ट्रेन। यदि किसी बॉडी के ऊपर कोई भी लोड को अप्लाइड किया जाता है तो बॉडी में हमारे कोई भी डिफॉर्मेशन देखने को मिल पाता है, और डिफॉर्मेशंस के कारण हमारी बॉडी का कोई शेप चेंज हो सकता है, साइज चेंज हो सकता है। ठीक है, तो डिफॉर्मेशन इन द बॉडी टू द ओरिजिनल shape of the body, that is called the strain, या we can say that is the change in the dimension of the body to the original shape of the body, that is called the strain। ठीक है, तो स्ट्रेन भी हमारी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की हमने देखा था, लेटरल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, shear strain, volumetric strain, these are the different type of the strain जो हमने प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस कर लिया था। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन में हमने ये डिस्कस किया था कि अगर हमारी बॉडी की लेंथ में इंक्रीमेंट होता है तो चेंजिंग लेंथ ऑफ द बॉडी टू द ओरिजिनल लेंथ ऑफ द बॉडी, दैट इज कॉल्ड द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, या फिर इसको टेंसाइल स्ट्रेन के नाम से जानते हैं। यदि किसी बॉडी के वॉल्यूम में चेंजिंग होता है तो चेंज इन द वॉल्यूम टू द ओरिजिनल वॉल्यूम, दैट इज कॉल्ड द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, दैट इज कॉल्ड द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। यदि किसी बॉडी के वॉल्यूम में चेंज होता है और उसका जो ओरिजिनल वॉल्यूम होगा, दोनों का जो रेशियो कहलाएगा, दैट इज कॉल्ड द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, उसको यहां पर बोलेंगे। इसी के साथ बात करेंगे लेटरल स्ट्रेन के बारे में। तो लेटरल स्ट्रेन क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ द चेंज इन डायमीटर ऑफ द बॉडी टू द ओरिजिनल डायमीटर ऑफ द बॉडी, दैट इज कॉल्ड द लेटरल स्ट्रेन। तो बेसिकली जो लेटरल स्ट्रेन होता है वो हमारे डायमीटर पर डिफेक्ट करता है। ठीक है, तो जब हम किसी बॉडी के ऊपर कंप्रेशन लोड को लगाते हैं तो कंप्रेशन लोड से के कारण हमारा क्या होता है, वहां पे उसकी लेंथ का डिक्रीमेंट होता है, लेंथ का कम होता है, लेंथ डिक्रीज होती है, लेकिन उसका जो डायमीटर होता है वो हमारा इंक्रीज कर जाता है। और जब हम किसी बॉडी के ऊपर टेंसाइल लोड को लगाते हैं तो उसकी लेंथ का इंक्रीमेंट करता है और हमारा डायमीटर डिक्रीज करता है। तो ये कल टॉपिक्स हमने कल की क्लास में डिस्कस कर लिए थे। फिलहाल अब हम बात करने वाले हैं आगे की तरफ, जिसमें देखेंगे अपने स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम के बारे में फॉर द माइल्ड स्टील। तो ऑब्वियसली आप सब लोग जानते हैं माइल्ड स्टील हमारी एक डक्टाइल मटेरियल होता है। मटेरियल के बारे में आप सब लोग जानते हैं, मटेरियल क्या होता है, मटेरियल वी कैन से दैट इज द मेटल्स। ठीक है, मटेरियल हमारे दो टाइप्स के हो सकते हैं, मेटल्स भी हो सकते हैं हमारे, एक तरीके से नॉन मेटल्स भी हमारे हो सकते हैं। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हमारे यहाँ पर होते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे जो हमारा माइल्ड स्टील है, माइल्ड स्टील एक तरीके से हमारा क्या है, डक्टाइल मटेरियल है। डक्टाइल मटेरियल, डक्टाइल इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल, किसी भी मटेरियल की हमारी प्रॉपर्टी होती है विच कैन बी मेड बाय विच कैन बी एक्सटेंड, which can be applied on the load on the metal that will not the crack। ठीक है, मतलब बात कर सकते हैं कि जब हम किसी बॉडी के ऊपर कोई एक लोड को लगाते हैं और लोड लगाने के कारण बॉडी में कोई फ्रैक्चर्स नहीं होता है, लेकिन बॉडी की लेंथ का इंक्रीमेंट होता है, या फिर बात कर सकते हैं बॉडी का सरफेस हमारा फैल जाता है, बॉडी का लेंथ इंक्रीमेंट होता है, तो वो एक डक्टाइल मटेरियल होता है। लेकिन जब किसी बॉडी के ऊपर कोई लोड को लगाते हैं और लोड लगाने के कारण बॉडी में कोई डिफॉर्मेशन देखने को नहीं मिल पाता और हमारी बॉडी क्या करती है, एक पॉइंट ऐसा आता है जहां पे बॉडी हमारा क्रैक कर जाता है, तो वो ब्रिटल मेटल हमारा होता है। ठीक है, तो माइल्ड स्टील इज ए डक्टाइल मटेरियल, कि जब हम इस बॉडी के ऊपर कोई भी लोड को लगाते हैं तो उसके अंदर डिफॉर्मेशन देखने को मिल पाता है। तो बॉडी हमारा क्या करता रहता है, कंटिन्यूअसली डिफॉर्म होता रहता है, और तब तक डिफॉर्म होता रहता है जब तक कि वो उस लोड को सहन ना कर पाए या फिर वहां पे वो ब्रेक ना कर पाए, वहां तक क्या करता है, अपने लोड को सहन करने का काम करता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अपने माइल्ड स्टील के बिहेवियर के बारे में डिस्कस करेंगे कि हमारा जो माइल्ड स्टील मटेरियल है उसका बिहेवियर कैसा है। ठीक है, बिहेवियर का मतलब उसकी प्रॉपर्टीज हमारी कैसी हैं। ठीक है, कितना टाइप्स का लोड लगाएंगे, कैसे कैसे उसके अंदर चेंजिंग देखने को मिल पाएगा, वो हमारा स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम के रिगार्डिंग यहाँ पर देखा जाता है। स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम के रिगार्डिंग इसको समझने वाले हैं।
तो बात करेंगे यहाँ पे स्टूडेंट स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम फॉर माइल्ड स्टील। स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम फॉर माइल्ड स्टील। ठीक है, तो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बेसिकली अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि हम यहाँ पे क्या करते हैं, अपने स्टील मटेरियल की, जो हमारा माइल्ड स्टील है, तो माइल्ड स्टील की प्रॉपर्टी के बिहेवियर के बारे में यहाँ पर स्टडी किया जाता है। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा, अगर बात करेंगे यहाँ पे स्टूडेंट की, अगर मान लीजिए मेरे पास कोई एक मेटल है, ठीक है, उस मेटल का मुझे नहीं पता कि उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, कितने लोड को वो सहन कर सकता है। ठीक है, या फिर बात कर सकते हैं कि मान लीजिए कोई एक आदमी है, वो आदमी कितने वेट को लिफ्ट करा सकता है मुझको नहीं पता, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसको 5 किलो का वेट देंगे, फिर 10 किलो का देंगे, फिर 15, फिर 20, फिर 25, फिर 30, 40, 50, 60, 70। तो कहने का मतलब क्या है, इस तरीके से लोड की वैल्यू को बढ़ाते चले जाते हैं और उसके अंदर फिर हमको चेंजिंग देखने को मिल पाती है। ठीक है, 5 किलो का वेट दिया तो उसने आसानी से उठा लिया हंसते हंसते, 10 किलो का दिया उसने और उठा लिया। मतलब कहने मतलब क्या है, जिस तरीके से मैं लोड की वैल्यू को बढ़ाता चला गया तो उसके एक्सप्रेशन, उसकी बॉडी में मुझको चेंजिंग देखने को मिल पाए। ठीक है, जब हम कोई व्यक्ति है और जो ज्यादा लोड को उठा रहा है तो उसका एक्सप्रेशन, फेस एक्सप्रेशन देख सकते हो, उसका बॉडी का स्ट्रक्चर्स देख सकते हो, वो चेंज हो सकता है। ठीक है, चेंज हो जाता है। तो वही यहाँ पे बात करेंगे कि जब मटेरियल के ऊपर अपने लोड की वैल्यू को बढ़ाया जाता है तो मटेरियल में क्या क्या चेंजिंग देखने को मिल पाती है, मटेरियल कितने लोड को सहन कर सकता है। ठीक है, तो उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए कि मटेरियल की स्ट्रेंथ कितनी है, मटेरियल कितने लोड को सहन कर सकता है, ठीक है, लोड को बियर कर सकता है, तो उसके लिए यहाँ पर स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम यहाँ पे कर्व करते हैं। और जो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम कर्व होता है वो एक हमारी यूटीएम मशीन होती है, अल्टीमेट टेंसाइल मशीन, जिसकी सहायता से यहाँ पे स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम को ड्रॉ किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर देखेंगे स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम के बारे में। तो फर्स्टली अगर मैं बात करूंगा यहाँ पे स्टूडेंट, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम क्यों बनाया जाता है, ठीक है, पहले हम इसके बारे में लिख लेते हैं, फिर उसके बाद क्या करेंगे, इसको आगे की तरह डिफाइन करेंगे। तो फर्स्टली जैसे मैंने आपको बताया था कि स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम फॉर माइल्ड स्टील इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। इसमें क्या करते हैं, अपने अपने इसको मतलब अपने पार्ट्स को या मेटल को ग्राफिकली ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने का काम कर सकते हैं, मतलब ग्राफ के द्वारा यहाँ पे इसको ड्रॉ किया जाता है, किस तरीके से मेटल हमारा डिफॉर्म होता है। ठीक है, टू हाउ द मटेरियल डिफॉर्म अंडर टेंसाइल लोडिंग, जब हम अपने बॉडी के ऊपर टेंसाइल लोड को लगाया जाता है जिसके कारण मेटल हमारा क्या होता है, डिफॉर्म करता है, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे क्या करते हैं, ग्राफ बनाते हैं, वही क्या कहलाता है, हमारा स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे बात करेंगे, इट इज ए ग्राफिकल मेथड या स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम इज ए ग्राफिकल, ठीक है, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन graphical representation that how to deform material under the applied tensile load on the mild steel, on the mild steel, and it helps to understand the, it helps to understand the mechanical property of the material, it helps to understand the mechanical property of mild steel and the mechanical property of mild steel, mechanical property of the mild steel such as it elastic and plastic, elastic and plastic,
ठीक है, इलास्टिक एंड प्लास्टिक। तो कहने मतलब क्या है कि स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम एक हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक है, दैट हाउ टू डिफॉर्म मटेरियल, किस तरीके से अपने मेटल को डिफॉर्म कर सकते हैं अंडर द अप्लाइड टेंसाइल लोड ऑन द माइल्ड स्टील, एंड इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ माइल्ड स्टील सच एज द इलास्टिक लिमिट एंड इलास्टिक प्रॉपर्टी एंड द प्लास्टिक प्रॉपर्टी वी कैन बी फाइंड आउट ऑफ द अबाउट दैट डायग्राम। ठीक है, इस डायग्राम के रिगार्डिंग हम अपनी प्रॉपर्टीज को फाइंड आउट करते हैं इलास्टिक एंड प्लास्टिक की। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपना स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम को यहाँ पे कर्व बनाएंगे। ठीक है, ये काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट होता है और पेपर में काफी बार पूछा भी जाता है। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम का यहाँ पे डायग्राम बनाएंगे, किस तरीके से बनाया जाएगा ध्यान से देख रहे हैं स्टूडेंट। यहाँ पे दो साइज है, एक हमारा स्ट्रेस है, जो वर्टिकल हमारा स्ट्रेस है, ये हमारा क्या है, स्ट्रेन है। ठीक है, दिस इज द स्ट्रेन। तो यहाँ पे क्या होता है स्टूडेंट, हमारा एक कर्व बनता है, इसी के साथ यहाँ पे थोड़ा सा इलास्टिक लिमिट इस तरीके से बनेगा और फिर इसको इस तरीके से बना के इस तरीके से बनाएंगे। ठीक है, ध्यान देना किस तरीके से मैं बना रहा हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा डिफ्लेक्शन देखने को मिल पाएगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा डिफ्लेक्शन देखने को मिल पाएगा। ये पॉइंट हमारा O है, यहाँ पे पॉइंट मान लेते हैं A, यहाँ पे पॉइंट मान लेते हैं B, और यहाँ पे पॉइंट मान लेते हैं C, यहाँ पॉइंट मान लेते हैं D, और ये पॉइंट हमारा होता है E, और यहाँ पे पॉइंट हमारा होता है F। ठीक है, इसको बताएंगे कौन कौन से हमारे पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, अगर हम बात करेंगे 0 से A के बारे में, तो ये हमारा क्या होता है, प्रोपोर्शनल लिमिट हमको देखने को मिल पाती है। ये सब हमारा क्या होता है, प्रोपोर्शनल लिमिट हमको देखने को मिल पाती है। ठीक है, या फिर हम बात कर सकते हैं इसके अंडर जो हमारी रीजन आता है वो हमारा क्या आता है, इलास्टिक रीजन आता है। इसके अंडर हमारा जो रीजन आता है प्लास्टिक रीजन आता है, और इसके अंडर जो रीजन आता है वो हमारा फ्रैक्चर रीजन आता है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूंगा यहाँ पर, ये जो कर्व है इसके इधर के साइड में, ठीक है, इसके इधर के साइड में ये हमारा क्या होता है, इलास्टिक लिमिट को डिफाइन करता है, इलास्टिक रीजन को, सॉरी, इलास्टिक रीजन को डिफाइन करता है। इसके इधर की तरफ बात करेंगे तो हमारे प्लास्टिक रीजन को डिफाइन करता है ये। और इस वाले रीजन को हमारा क्या है, फेलियर रीजन होता है, फेलियर रीजन। रीजन का मतलब क्या होता है, क्षेत्र। ठीक है, रीजन का मतलब क्या होता है, क्षेत्र हमको देखने को मिल पाता है। इसको अभी समझेंगे किस तरीके से मैं बताने वाला हूं। देखो यहाँ पे क्या होगा, मान लीजिए हमारा कोई भी एक मटेरियल है, ठीक है, एक हमारे पास माइल्ड स्टील है, उस माइल्ड स्टील के ऊपर कोई भी अभी लोड हम नहीं लगा पा रहे हैं। ठीक है, लेकिन हमने क्या करा, जब माइल्ड स्टील के ऊपर टेंसाइल लोड को लगाया, टेंसाइल लोड क्या होता है, जो उसकी लेंथ को इंक्रीमेंट करता है, और वहां पे जो अप्लाइड लोड होता है वो हमारे बॉडी के एक्सिस के अपोजिट डायरेक्शन में हमारा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जब अपने बॉडी के ऊपर मतलब माइल्ड स्टील के ऊपर अपना टेंसाइल लोड लगाते हैं, या फिर बात कर सकते हैं, मान लीजिए हमारा ये वर्क होल्डिंग डिवाइस है इस तरीके से, और यहाँ पे हमने क्या कर रखा है, अपने वर्क पीस को यहाँ पे होल्ड करने का काम कर रखा है। ठीक है, यहाँ पे अपने वर्क पीस को होल्ड करने का काम कर रखा है। तो उसी के रिगार्डिंग यहाँ पे बात करेंगे कि यहाँ पे हमारा क्या होता है, वर्क पीस लगा हुआ होता है, और ऊपर से क्या करते हैं, अपने मशीन के द्वारा इस वर्क पीस को ऊपर की तरफ खींचने का काम करते हैं, जिसके कारण इसकी लंबाई में इंक्रीमेंट हो देखने को मिल पाता है। ठीक है, एक मशीन होती है यूटीएम मशीन, ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़े पर समझ लीजिए। यहाँ पे जो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम जो हमारा ड्रॉ होता है वो किसकी हेल्प से होता है, हमारा यूटीएम मशीन की सहायता से होता है। तो यूटीएम मशीन में क्या करते हैं, हमारा नीचे एक वर्क होल्डिंग डिवाइस होती है, जिसमें कि हमारा एक स्पेसिमेन ले लिया जाता है वर्कपीस का। ठीक है, एक सिलेंड्रिकल रोड ले लिया, कोई हमारा वर्कपीस ले लिया, उसको अपने यूटीएम मशीन में लगाते हैं। उसके ऊपर एक हमारा रैम होता है, रैम के साथ में हमारा कॉलम होता है। ठीक है, कॉलम रैम क्या करता है, हमारे उस वर्कपीस को होल्ड करके खींचने का काम करता है। ठीक है, जिसके कारण वहां पे क्या होगा, टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप होती है। और उसी टेंसाइल स्ट्रेस क्यों डेवलप होंगी, क्योंकि वहां पे हम क्या कर रहे हैं, टेंसाइल लोड को लगा रहे हैं। और टेंसाइल लोड क्या करता है, जब किसी बॉडी की लंबाई में इंक्रीमेंट होता है, लेंथ का इंक्रीमेंट होता है, उसको टेंसाइल लोड कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, अपने बॉडी पर माइल्ड स्टील पर क्या करेंगे, अपना लोड को वैल्यू को बढ़ाएंगे। लोड की वैल्यू बढ़ाएंगे मतलब स्ट्रेस बढ़ेगा, लोड बढ़ेगा मतलब स्ट्रेस बढ़ेगा, क्योंकि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लोड होता है। हमने पीछे पढ़ा था, स्ट्रेस इज इक्वल टू लोड अपॉन पर्टिकुलर एरिया। ठीक है, तो जैसे जैसे यहाँ पे क्या करेंगे, अपने वर्कपीस के ऊपर लोड की वैल्यू को बढ़ाएंगे, तो लोड की वैल्यू बढ़ने के कारण स्ट्रेस की वैल्यू बढ़ेगी। और अभी हमने हुक्स लॉ में डिस्कस किया था कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन। मतलब स्ट्रेस की वैल्यू बढ़ेगी तो हमारे स्ट्रेन की वैल्यू भी ऑब्वियसली बढ़ती है। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि जब अपने माइल्ड स्टील के ऊपर अपने लोड को बढ़ाएंगे तो स्ट्रेस की वैल्यू बढ़ती जा रही है। देखो ये वाला जो कर्व है
वो क्या इंडिकेट कर रहा है हमको, स्ट्रेस को इंडिकेट कर रहा है। स्ट्रेस की वैल्यू हमारी बढ़ती चली जा रही है। लेकिन अगर नीचे की बात करेंगे तो यहाँ पे स्ट्रेन की वैल्यू भी हमारी बढ़ रही है। तो यहाँ पे स्ट्रेन की वैल्यू बढ़ रही है और यहां पर आपका स्ट्रेस की वैल्यू बढ़ रही है। ठीक है, तो दोनों ही क्या है हमारे प्रोपोर्शनल है। और इसको यहाँ पे प्रोपोर्शनल लिमिट को बेसिकली हुक्स लॉ के रिगार्डिंग में इसको यहाँ पर जाना जा सकता है। ठीक है, हुक्स लॉ के रिगार्डिंग भी इसको यहाँ पर जान सकते हैं, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं। चलिए, अब यहाँ पे क्या होता है कि जब अपनी बॉडी के ऊपर हम अपना टेंसाइल लोड अप्लाइड करते हैं, टेंसाइल स्ट्रेसेस वहां पे डेवलप होती है। तो टेंसाइल स्ट्रेसेस डेवलप होने के कारण बॉडी की लेंथ में इंक्रीमेंट होना स्टार्ट कर जाता है और इंक्रीमेंट हमारा होता रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, जब वहां पे अपने लोड को रिमूव कराते हैं तो बॉडी अपने इनिशियल कंडीशन में आ जाती है, जो इलास्टिक लिमिट, कॉन्सेप्ट ऑफ द इलास्टिक, मतलब इलास्टिक लिमिट को यहाँ पर दर्शाने का काम करता है। तो इलास्टिक रीजन का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर बी पॉइंट तक अगर हम अपने लोड को लगाते हैं इतने तक, तो यहाँ पे क्या होता है, हमारे बॉडी के अंदर एक इलास्टिक प्रॉपर्टी हमारी डेवलप हो जाती है, मतलब इलास्टिक बिहेव करने लगता है हमारा मटेरियल। मतलब कि जब हम अपने बॉडी के ऊपर लोड को लगाते हैं तो लोड लगाने के कारण बॉडी में डिफॉर्मेशन देखने को मिल पाता है। और जैसे ही बॉडी के ऊपर से उस लगाए गए लोड को हटाते हैं, रिमूव करते हैं, तो बॉडी अपने इनिशियल कंडीशन में आ जाती है। तो ये जो हमारा रीजन होता है, या फिर हम बात कर सकते हैं ये जो हमारा बिहेवियर है मेटल का, हमारा इलास्टिक बिहेवियर कहलाता है। और ये जो रीजन होगा वो ये वाला रीजन आप लोग देख पा रहे हैं। ठीक है, ये वाला जो रीजन है ये आपका क्या है, इलास्टिक रीजन है। ये क्या आपका स्टूडेंट इलास्टिक रीजन को इंडिकेट कर रहा है। ये आपका इलास्टिक रीजन को क्या कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है, 0 से ए तक, तो 0 से ए तक आपका क्या होता है, प्रोपोर्शनल लिमिट होती है। प्रोपोर्शनल लिमिट बेसिकली डिफाइन करता है कि जिस तरीके से आप स्ट्रेस की वैल्यू को बढ़ाओगे उसी तरीके से आपका स्ट्रेन की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। ठीक है, इसी के बाद हमारा बिल्कुल जो बी पॉइंट है, वो बी पॉइंट बिल्कुल नियर अबाउट होता है हमारे ए के नियर अबाउट होता है, बहुत नियर अबाउट हमारे ए के होता है। यहाँ पे मैंने जूम करके आपको दिखाया तो थोड़ा सा दूर मैंने आपको बना दिया, लेकिन यहाँ पे जो इस लाइन होती है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होती है, लेकिन ए के बाद में हमारी जो लाइन होती है थोड़ा सा कर्वेचर आ जाता है। कर्वेचर का मतलब यहाँ पे इंडिकेट करता है उसमें थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी हमारी इसके अंदर आ जाती है मेटल के अंदर। तो मेटल के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है। अगर मैं यहाँ से अपने लगाए गए लोड को रिमूव कराता हूँ तो बॉडी अपनी इनिशियल कंडीशन में आ जाती है, मतलब अपनी प्रारंभिक अवस्था में हमारी आ जाती है। ठीक है, लेकिन तो यहाँ पे जो बी पॉइंट होता है वो हमारा इलास्टिक पॉइंट होता है। इसको क्या बोलते हैं, इलास्टिक पॉइंट यहाँ पर बोला जाता है। एक लिमिट होती है इलास्टिक की, तो इससे ऊपर जाएगा तो प्लास्टिक रीजन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इलास्टिक लिमिट हमको कौन दर्शाता है, यहाँ पे बी पॉइंट तक हमारा इलास्टिक लिमिट होता है कि इसके अंडर तक हमारे मेटल के अंदर इलास्टिक प्रॉपर्टी हमारी रहती है, इलास्टिक बिहेवियर हमारे यहाँ पे वर्क कर सकता है, एक लिमिट होती है। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे अपनी वैल्यू को हम बढ़ाते हैं, अभी तक देखो यहाँ पे हमारा ए तक हमने लोड को बढ़ाया, स्ट्रेस हमारी डेवलप हुई तो मेटल हमारा कोई ब्रेक नहीं करा। ठीक है, नहीं करा। बी तक करा, लोड की वैल्यू को और बढ़ाया तो बी तक हमारा आ गया, तो भी हमारा मेटल ब्रेक नहीं करा। ठीक है, नहीं करा। अब क्या करेंगे, बी से आगे और ऊपर लोड की वैल्यू को यहाँ पर बढ़ाया जाता है। मतलब हम क्या करते रहते हैं, कंटिन्यूसली लोड की वैल्यू को बढ़ाया चला जाता है, मतलब मेटल को खींचते हुए चले जाते हैं। ठीक है, मेटल को खींचते हुए चले जाते हैं, टेंसाइल लोड वहां पे अपना अप्लाई करते रहते हैं। तो उसके बाद हमारा एक पॉइंट आता है दैट इज द सी, जिसको यहां पर क्या बोला जाता है, अपर यील्डिंग पॉइंट बोला जाता है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, अपर यील्डिंग पॉइंट यहां पर बोला जाता है। अभी मैं बताऊंगा आगे की तरफ, तो इसको लिख लेना यहां पर अपर यील्डिंग पॉइंट। अपर यील्डिंग पॉइंट, ये वाला जो सी पॉइंट है वो हमारा अपर यील्डिंग पॉइंट होता है। यील्ड का मतलब क्या होता है, झुक जाना। यील्ड का मतलब क्या होना है, झुक जाना। मतलब कि यहाँ पे क्या होता है, अपनी बॉडी के ऊपर इतना लोड लगाते हैं तो मेटल हमारा क्या कर जाता है, मेटल के अंदर डिफॉर्मेशन होना स्टार्ट कर जाता है। और उसके ऊपर पॉइंट बी के ऊपर हमारा जो रीजन होता है वो हमारा प्लास्टिकली स्टार्ट हो जाता है। तो प्लास्टिक एक हमारी प्रॉपर्टी होती है मटेरियल की, जो क्या होता है कि जब हम अपने बॉडी के ऊपर कोई भी लोड को अप्लाइड करते हैं तो बॉडी में डिफॉर्मेशन देखने को मिल पाता है, बॉडी का शेप चेंज होता है। लेकिन जैसे ही बॉडी के ऊपर से अपने लोड को रिमूव कराते हैं तो बॉडी अपनी इनिशियल कंडीशन में नहीं आ पाती, वो प्लास्टिक रीजन कहलाता है। तो प्लास्टिक रीजन क्या होता है, बॉडी अपनी इनिशियल कंडीशन में नहीं आ पाती है, उसके अंदर जो डिफॉर्मेशन हो चुका है वो हो चुका है। ठीक है, तो वो हमारा क्या कहलाता है, प्लास्टिकली कहलाता है। अब यहाँ पे जैसे जैसे लोड की वैल्यू को बढ़ाएंगे तो बॉडी के अंदर डिफॉर्मेशन होगा और उसके साथ साथ उसकी लेंथ की इंक्रीमेंट होगा। लेकिन जैसे वहां से लोड को रिमूव कराते हैं तो बॉडी अपनी इनिशियल कंडीशन में नहीं आ पाती है, वो प्लास्टिक रीजन में चली जाती है। जितनी लंबाई बढ़ गई अब बढ़ गई, अब कम नहीं होने वाली। ठीक है, वो बेसिकली हमारा प्लास्टिक रीजन कहलाता है। तो यहाँ पर एक हमारा पॉइंट आता है दैट इज द पॉइंट सी, जिसको यहाँ पर अपर यील्डिंग पॉइंट बोला जाता है। इस अपर यील्डिंग पॉइंट में मेटल हमारा क्या करने लग जाता है, हमारा झुकना, यील्ड करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन यहाँ पे हम क्या करते हैं, थोड़ा सा अपना लोड को रिमूव कराना स्टार्ट कर देते हैं, मतलब अपने मेटल से
थोड़ा थोड़ा लोड को रिमूव कराना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन बॉडी में डिफॉर्मेशन होना तब भी नहीं रुक पाता है। अगर वहां पे अपने लोड की वैल्यू को कम कर रहे हैं तो बॉडी में डिफॉर्मेशन तब भी हो रहा है। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं इस वाले पॉइंट पर हमने यहाँ पे क्या करा, लोड की वैल्यू को कम करा, जी नीचे की तरफ आ रहा है, तो नीचे की तरफ मतलब लोड की वैल्यू कम हो रही है, स्ट्रेस की वैल्यू कम हो रही है, तो इसके अंदर स्ट्रेस कम हो रहा है, लेकिन इसके अंदर डिफॉर्मेशन तब भी हो रहा है, मतलब यहाँ पर स्ट्रेन की वैल्यू बढ़ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे स्ट्रेन की वैल्यू बढ़े, भाई यहाँ पे स्ट्रेन कुछ अलग होगा, यहाँ पे स्ट्रेन हमारा कुछ अलग होगा, कुछ चेंजिंग है। तो कहने का मतलब क्या है कि जब हम अपने बॉडी के ऊपर अपना लोड को लगाया जाता है अपर द इलास्टिक लिमिट, तो वहां पे एक पॉइंट आता है दैट इज द अपर यील्डिंग पॉइंट, और अपर यील्डिंग पॉइंट पर जैसे हम बॉडी से थोड़ा सा लोड को रिमूव कराते हैं, तो भी लोड को रिमूव कराने के बाद भी हमारी बॉडी में डिफॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है, मतलब बॉडी की लेंथ का इंक्रीमेंट होता रहता है लोड को हटाने के बाद भी। ठीक है, उस कंडीशन में हमारा ये क्या होता है, हमारा लोअर यील्डिंग पॉइंट होता है। ठीक है, यहां पे हमारा क्या हो जाएगा, लोअर यील्डिंग पॉइंट हो जाएगा। अब ये नहीं कि लोड को हटा रहे तो अपने आप ही उसकी लंबाई बढ़ रही है, नहीं, थोड़ा सा लोड हटाया तो थोड़ी सी लंबाई हमारी, मतलब उसकी लंबाई में थोड़ा सा चेंजिंग हुआ, फिर रुक गया, फिर क्या करके लग गया, यहाँ पे हमारा रुक गया। तो पॉइंट डी हमारा क्या होता है, यहाँ पे लोअर यील्ड पॉइंट होता है। तो यहाँ पे हमारा जो मेटल है वो यील्ड करना रुक गया, मतलब उसकी लंबाई में वृद्धि होनी रुक गई, पर लेकिन मेटल हमारा टूटा ही नहीं है। जब टूटा नहीं है तो और लोड की वैल्यू को बढ़ाएंगे यहाँ पर। तो हमने क्या करा, फिर यहाँ पे और लोड की वैल्यू को बढ़ाया, और यहाँ पे लोड की वैल्यू को बढ़ाते रहे बढ़ाते रहे बढ़ाते रहे, तो एक पॉइंट ऐसा आया जिसको यहाँ पे क्या बोलते हैं, मैक्सिमम अल्टीमेट स्ट्रेस। मैक्सिमम अल्टीमेट स्ट्रेस इसको यहां पर बोला जाता है। ठीक है, मैक्सिमम स्ट्रेस के नाम से उसको यहां पर जाना जाता है। ठीक है, अब यहां पे क्या हुआ, हम इस बॉडी का क्या करते चले गए, लोड की वैल्यू को बढ़ाते चले गए, मतलब स्ट्रेस की वैल्यू हमारी बढ़ रही है, साथ ही साथ हमारा स्ट्रेन की वैल्यू बढ़ रही है। ठीक है, तो इस एक हमारा पॉइंट ऐसा आया कि जहां पे मेटल में हमको चेंजिंग देखने को मिल पाए, मतलब मेटल में क्रैकिंग करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, मेटल में क्रैक आना स्टार्ट हो गया, तो हमने क्या करा, यहाँ पे अपने लोड की वैल्यू को कम कर दिया, स्ट्रेस की वैल्यू को वहां पे रोक दिया, मतलब लोड जो हम बढ़ा रहे थे उसको वहां पे हमने रोक दिया। तो ये वाला जो पॉइंट कहलाता है उसको मैक्सिमम पॉइंट यहाँ पर बोला जाता है। ठीक है, चलिए, तो इसके बारे में हम इस तरीके से समझ सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई भी एक फ्लाई ओवर है, उस फ्लाई ओवर के सहन करने की जो क्षमता है, लोड को सहन करने की क्षमता केवल और केवल 100 किलो न्यूटन की है। एज एग्जांपल अगर मैं बात करूं, ठीक है, 100 किलो न्यूटन की है। अब वहां पे मैंने क्या करा, 70 किलो न्यूटन की गाड़ी जा रही है तो सहन कर लिया, 80 की जा रही है तो भी सहन कर लिया, 90 की जा रही है तो भी सहन कर लिया, 95 की जा रही है तो भी सहन कर लिया। लेकिन जैसे मैंने उसके ऊपर 99 का लोड को सहन कराया, मतलब अपनी गाड़ी को गुजारा, 99 किलो न्यूटन की गाड़ी को गुजारा, तो वहां पे मुझे एक डिफॉर्मेशन देखने को मिला, मतलब हमारा जो पुल है वो डगमगाने लग गया, उसमें क्रैकिंग करना स्टार्ट हो गया। तो वहां पे मुझको एक उस पॉइंट को हम नोट कर लेते हैं, यहाँ पे जो पॉइंट ई है इस पॉइंट को नोट कर लेते हैं, भाई इससे ज्यादा लोड नहीं होना चाहिए, इसका जो मैक्सिमम लोड है, इसके अधिकतम बल को सहन करने की जो क्षमता है, मैक्सिमम स्ट्रेस को या मैक्सिमम लोड को सहन करने की जो क्षमता है इसकी केवल इतनी है, 100 किलोन्यूटन है। इससे ज्यादा हो जाएगी तो टूट जाएगा ये। तो कहने मतलब क्या है, 100 से भी हमको कम रखना है, मतलब 95 तक इनफ है। ठीक है, 95 तक हमारा इनफ है। अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे जैसे अपने लोड को हमने यहाँ पे हटा लिया, हम अपने स्ट्रेस की वैल्यू हमारी घटती चली जा रही है, लेकिन इसके अंदर डिफॉर्मेशन होना रुक नहीं रहा है, डिफॉर्मेशन तब भी स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये वाला जो रीजन होता है हमारा प्लास्टिक रीजन कहलाता है। तो प्लास्टिक रीजन में क्या होता है, बॉडी में स्ट्रेंथ होती है, ठीक है, बॉडी हमारी टूटती नहीं है, प्लास्टिक रीजन में होती है। लेकिन जैसे हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपने पॉइंट ई से अपने लोड की वैल्यू को हटा देंगे, तो लोड की वैल्यू हटाने के कारण हमारी बॉडी में क्या होगा, फिर भी इलोंगेशन होना स्टार्ट कर देता है, मतलब अपना स्ट्रेन की वैल्यू हमारी बढ़ती चली जाती है। तो इसकी लंबाई में हमारी वृद्धि होती रहती है, वृद्धि होती रहती है। लेकिन एक पॉइंट हमारा ऐसा आता है जिसको एफ पॉइंट यहाँ पर बोलते हैं, वो एफ पॉइंट हमारा आता है जहां पे मेटल हमारा फ्रैक्चर कर जाता है, टूट जाता है, टूट कर अलग गिर जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से अपने माइल्ड स्टील की प्रॉपर्टी के बारे में, उसकी क्या इलास्टिसिटी है, उसकी क्या प्लास्टिसिटी है, कितने लोड को वो सहन कर सकता है, इसको टेस्टिंग करने के लिए हम एक स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम को यहाँ पे कर्व करते हैं, जिसकी सहायता से हम अपने माइल्ड स्टील के बिहेवियर के बारे में स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हुआ कि हमने यहाँ पर स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम कैसे बनाया माइल्ड स्टील का। ठीक है, उसके बारे में हमने क्या डिस्कस किया, कौन कौन से पॉइंट्स हैं,
कौन कौन से रीजंस हैं, इन सभी के बारे में आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। इतना क्लियर है? चलिए अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसके पॉइंट्स के बारे में लिख लेते हैं, कौन कौन से पॉइंट्स हैं हमारे जो इसको यहाँ पे डिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो ये डायग्राम आपको याद रखना है, इस डायग्राम को अच्छे तरीके से आपको बनाना है। जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको लिखे इन सभी पॉइंट्स को आपको लिखना है। इसी के साथ यहाँ पर बात करेंगे आगे की तरफ, जिसमें देखेंगे यहाँ पे जो पॉइंट ओ से ए है वो क्या है, हमारा प्रोपोर्शनल लिमिट है। प्रोपोर्शनल लिमिट। ए से बी हमारा क्या होता है, इलास्टिक लिमिट। पॉइंट ए बी और सी जो हमारा होता है, सी हमारा क्या होता है, अपर यील्डिंग पॉइंट होता है। ठीक है, पॉइंट डी लोअर यील्डिंग पॉइंट है। ठीक है, पॉइंट ई मैक्सिमम अल्टीमेट स्ट्रेस। मैक्सिमम स्ट्रेस या मैक्सिमम अल्टीमेट स्ट्रेस। पॉइंट एफ हमारे क्या है, फ्रैक्चर पॉइंट है। ठीक है, क्या है हमारे स्टूडेंट यहाँ पर, फ्रैक्चर पॉइंट है। इसके रिगार्डिंग आप इसको यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे क्या है, हमारे पॉइंट्स है, जैसे कि मैंने आपको बताया। इसमें आप इसको लिख सकते हैं क्या क्या, देखेंगे आप स्टूडेंट। सबसे पहले बात करेंगे प्रोपोर्शन लिमिट हमारी क्या होती है। प्रोपोर्शनल लिमिट, तो प्रोपोर्शनल लिमिट में मैंने आपको बताया था कि इन दिस लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन। ठीक है, इसमें क्या होता है, हमारा स्ट्रेस जो होता है वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, स्ट्रेन के। ठीक है, इन दिस लिमिट, इन दिस द स्ट्रेस is directly proportional to the strain. In this limit, the stress is directly proportional to the strain. Stress is directly proportional to the strain. ठीक है, तो ये हमारा क्या कहलाता है, हमारा प्रोपोर्शनल लिमिट हमारे यहाँ पर कहलाता है। ठीक है, प्रोपोर्शनल लिमिट। सेकंड हमारा क्या होता है यहाँ पे स्टूडेंट, इलास्टिक लिमिट। इसमें बात कर सकते हैं, इन दिस लिमिट material behave like as elastic, that elastic. ठीक है, in this limit material behave like as elastic, that we can say material has the elastic property. Elastic property. Elastic property. Material regain original shape to remove applied load on the material. ठीक है, इस कंडीशन में क्या होता है, हमारा जो मेटल होता है अपने अपनी इनिशियल कंडीशंस को रिगेन कर सकता है। ठीक है,
जब यहाँ पे अपने क्या करते हैं, लोड को रिमूव कराते हैं। उसके बाद आपका क्या आता है, प्लास्टिक रीजन आता है या यील्डिंग पॉइंट। यील्डिंग पॉइंट में क्या होता है, मटेरियल हमारा प्लास्टिक रीजन में हमारा आ जाता है। ठीक है, बात कर सकते हैं द स्ट्रेस वेयर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन बिगिंस, द स्ट्रेस वेयर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हमारा स्टार्ट हो जाता है, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन बिगिंस, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन स्टार्ट्स। ठीक है, द स्ट्रेस वेयर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन स्टार्ट्स दैट इज कॉल्ड द यील्डिंग पॉइंट। द स्ट्रेस वेयर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन स्टार्ट्स due to applied load on the material and material do not take initial shape after remove applied load। ठीक है, मटेरियल डू नॉट टेक इनिशियल शेप आफ्टर रिमूव अप्लाइड लोड। ठीक है, मतलब जब यहाँ पे अपने लोड को रिमूव करेंगे तो मेटल अपना इनिशियल स्टेट को या इनिशियल शेप को रिगेन नहीं कर पाएगा, वो हमारा क्या कहलाता है यहाँ पे, प्लास्टिक रीजन कहलाता है। ठीक है, तो शेप अप्लाइड आफ्टर रिमूवल अप्लाइड लोड इज कॉल्ड प्लास्टिक रीजन या प्लास्टिसिटी इज कॉल्ड प्लास्टिसिटी। ठीक है, इसके बाद हमारा क्या होता है, मैक्सिमम स्ट्रेस, अल्टीमेट टेंसर स्ट्रेस बोल सकते हैं, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ या अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ बोल सकते हैं इसको। ठीक है, दैट इज द पॉइंट डी। इसमें क्या होता है, हमारी जो स्ट्रेस की वैल्यू होती है वो हमारी काफी ज्यादा मैक्सिमम होती है, और ये हमारी क्या होती है, एंड स्ट्रेस वैल्यू हमारी यहाँ पर होती है। द हाईएस्ट स्ट्रेस द मटेरियल, ये क्या होता है हमारा, देन एट दिस पॉइंट, the material, the highest stress of the material, the highest stress of the material, the highest stress of the material can withstand before cracking, can withstand before नेकिंग मतलब झुकना या टूटना। ठीक है, विदाउट ब्रेकिंग या नेकिंग, इसको यहां पर समझ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या था, फ्रैक्चर पॉइंट। फ्रैक्चर पॉइंट में क्या होता है, हमारी स्ट्रेस की वैल्यू हमारी मैक्सिमम हो जाती है और हमारा मटेरियल क्या करता है, ब्रेक कर जाता है। तो इट इज द पॉइंट वेयर मटेरियल फाइनली ब्रेक्स। It is the point of stress, yeah, it is the point of where material finally breaks। ठीक है, एक हमारा ऐसा पॉइंट होता है जहां पे मटेरियल क्या होता है, आखिर में टूट जाता है, वो क्या कहलाता है, फ्रैक्चर पॉइंट हमारे यहाँ पर कहलाता है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, फ्रैक्चर पॉइंट के नाम से उसको यहाँ पर जाना जाता है। चलिए इसी के साथ बात करेंगे हमारा क्या होता है स्टूडेंट, यहाँ पे स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम होता है, जिसके पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए। स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम
कर्व क्यों बनाते हैं, क्या क्या पॉइंट्स होते हैं, इन सभी के बारे में आपको पढ़ना है। अब आगे की तरफ बात करेंगे, आगे की तरफ जिसमें देखेंगे वर्किंग स्ट्रेस के बारे में। ठीक है, वर्किंग स्ट्रेस क्या होता है उसके बारे में देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है आपका वर्किंग स्ट्रेस, इसको हिंदी में क्रियाकारी प्रतिबल के नाम से भी जाना जाता है। देखो वर्किंग स्ट्रेस क्या होता है, वर्किंग स्ट्रेस एक ऐसा स्ट्रेस है जिसमें कि बॉडी हमारे रनिंग कंडीशन में, बॉडी के ऊपर हमारा कोई लोड लग रहा है और लोड के अकॉर्डिंग बॉडी हमारी काम भी कर रही है, और उस समय हमारे जो एक स्ट्रेस डेवलप कर रहा है या स्ट्रेस जो हमारे उसके अंदर डेवलप हो रहे हैं, उसी को एक वर्किंग स्ट्रेस यहाँ पर बोला जाता है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, वर्किंग स्ट्रेस बोलते हैं। जब हमारी बॉडी एक वर्किंग कंडीशन में होती है और उसके अंदर हमारा जो स्ट्रेस डेवलप होता है उसको वर्किंग स्ट्रेस यहाँ पर बोला जाता है। ठीक है, तो बात करेंगे वर्किंग स्ट्रेस, एक तरीके से हमारा एक्चुअल स्ट्रेस होता है किसी की बॉडी का। तो वर्किंग स्ट्रेस working stress refers to the actual stress। ठीक है, वर्किंग स्ट्रेस refers to the actual stress of a material experience under normal service condition। अंडर नॉर्मल सर्विस कंडीशन। ठीक है, इट इज ए सेफ लेवल ऑफ स्ट्रेस it is a safe level of stress that ensure a structure या components। स्ट्रक्चर्स या कंपोनेंट। ठीक है, तो वर्किंग स्ट्रेस हमारे कैसा होता है कि हमारा सेफ लोड होता है या सेफ स्ट्रेस होता है जिस कंडीशन में हमारा कोई भी स्ट्रक्चर या कोई बॉडी हमारी सेफ कंडीशन में हमारी रह सकती है। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, हमारा वर्किंग स्ट्रेस कहलाता है। इसी के साथ बात करेंगे स्टूडेंट आगे की तरफ जिसमें देखेंगे, तो वर्किंग स्ट्रेस दैट विल बी इक्वल्स टू वर्किंग स्ट्रेस दैट विल बी इक्वल्स टू परमिसिबल स्ट्रेस permissible stress upon factor of safety। परमिसिबल स्ट्रेस का मतलब क्या होता है, एक मैक्सिमम स्ट्रेस हमारा होता है, किसी बॉडी का जो मैक्सिमम स्ट्रेस है वो हमारा परमिसिबल स्ट्रेस है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमारा क्या होता है, डेट इज द एक वैल्यू होती है हमारी किसी भी ऑब्जेक्ट की, किसी मेटल की, जो इससे ज्यादा हो जाती है तो हमारा मेटल ऑब्वियसली ब्रेक कर जाता है। ठीक है, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी को भी यहाँ पे फाइंड आउट किया जाएगा जिसमें कि देखेंगे परमिसिबल स्ट्रेस इज द मैक्सिमम अलाउएबल स्ट्रेस फॉर ए मटेरियल। परमिसिबल स्ट्रेस क्या होता है, परमिसिबल स्ट्रेस is the maximum allowable stress of material। ठीक है, परमिसिबल स्ट्रेस एक हमारा मैक्सिमम अलाउएबल स्ट्रेस होता है किसी भी मटेरियल का, और फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है, इज द सेफ्टी मल्टीप्लाई टू द प्रिवेंट फेलियर। फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज सेफ्टी मल्टीप्लायर इज सेफ्टी मल्टीप्लायर टू प्रिवेंट फेलियर।
टू प्रिवेंट फेलियर। ठीक है, तो कहने मतलब क्या है, वर्किंग स्ट्रेस जो होता है वो बेसिकली हमारा इक्वल होता है परमिसिबल स्ट्रेस अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी के। अगर फैक्टर ऑफ सेफ्टी की वैल्यू हमारी कम होगी तो हमारा वर्किंग स्ट्रेस की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, और फैक्टर ऑफ सेफ्टी की वैल्यू हमारी बढ़ जाएगी तो वर्किंग स्ट्रेस की वैल्यू हमारी घट जाएगी। ठीक है, ये बेसिकली हमारा डिफाइन करता है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी किस तरीके से यहाँ पर देखा जा सकता है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी हर एक मटेरियल का अलग अलग होता है। ठीक है, कोई भी पदार्थ होता है, सभी पदार्थ का फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमारा होता है। इसके नाम से पता चला है फैक्टर ऑफ सेफ्टी, मतलब सेफ्टी का कौन सा एक वैल्यू होना चाहिए, कौन सा एक वैल्यू होनी चाहिए जो हमारे उसके अकॉर्डिंग उसको दर्शाया जाता है। ठीक है, मान लीजिए अगर मैं बात कर सकता हूं, जैसे अभी मैंने आपको बताया था, किसी बॉडी का अगर हमको वहां पर स्ट्रेंथ, उसकी स्ट्रेंथ को फाइंड आउट करना होता है, उसके अंदर अपनी उसकी स्ट्रेंथ को देखने के लिए हम वहां पे क्या करते हैं, अपने लोड को अप्लाइड करते हैं और एक मैक्सिमम लोड की वैल्यू को वहां पे नोट कर लिया जाता है, और उसी के रिगार्डिंग हमारे हर एक प्रकार की जो हमारी बॉडी होती है, हर एक प्रकार का जो भी मटेरियल होता है, उसका फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी हमारा अलग अलग होता है। ठीक है चलिए अब हम बात करेंगे फैक्टर ऑफ सेफ्टी के बारे में कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी होती क्या है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी, जिसको सॉरी शॉर्ट फॉर्म में एफओएस के नाम से भी जानते हैं। इसके नाम से एफओएस के नाम से यहां पर जाना जाता है। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है कि हमारा डिजाइनेबल किसी भी प्रोडक्ट का डिजाइन करने के लिए हम इसका यहाँ पर यूज किया जाता है, और ये एक रेशो होता है हमारे किसके स्टूडेंट, रेशो होता है हमारा मैक्सिमम स्ट्रेस अपॉन वर्किंग स्ट्रेस का। मैक्सिमम स्ट्रेस अपॉन वर्किंग स्ट्रेस का हमारा जो रेशो होता है उसी को फैक्टर ऑफ सेफ्टी यहाँ पर बोला जाता है। ठीक है, तो बात करेंगे फैक्टर ऑफ सेफ्टी के बारे में, एंड इट इज रेशो ऑफ, it is ratio between maximum stress to the working stress, टू द वर्किंग स्ट्रेस। ठीक है, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी रेशो होता है हमारा मैक्सिमम स्ट्रेस टू द वर्किंग स्ट्रेस का। तो बात कर सकते हैं हमारा एफ ओ एस दैट विल बी इक्वल्स टू, दैट इज द मैक्सिमम स्ट्रेस अपॉन वर्किंग स्ट्रेस। ठीक है हम बात कर सकते हैं, मान लीजिए हमारे पास कोई भी एक मटेरियल है, उस मटेरियल का मैक्सिमम जो लोड है वो कितना है, 10 मेगा पास्कल है। कितना है, 10 मेगा पास्कल है। लेकिन वर्किंग स्ट्रेस की बात करेंगे तो वर्किंग हमारा कितना कर रहा है वहां पे स्टूडेंट, हमारा वर्किंग के रिगार्डिंग यहाँ पे हमारा 50 मेगा पास्कल वहां पे वर्क कर रहा है। ठीक है भाई, इतना 100 मेगा पास्कल वो सहन कर सकता है, इससे ज्यादा होगा उससे हम लोड सहन नहीं कर पाएगा। लेकिन अभी वहां पे हम क्या करें, जो वर्किंग कंडीशन में जो स्ट्रेस की वैल्यू हमारी 50 मेगा पास्कल है, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, 2 हो जाएगी। फैक्टर ऑफ सेफ्टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे यहाँ पर, 2 हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से फैक्टर ऑफ सेफ्टी की वैल्यू को फाइंड आउट किया जा सकता है। तो किसी भी मटेरियल की जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी होती है वो 4 से ज्यादा नहीं होती है, 4 से कम ही होती है, मोस्टली 2 या 2 से कम हमारी होती है। ठीक है, ठीक है, हमारे 2 से कम ही होती है, ये आपको ध्यान देना है। ठीक है स्टूडेंट, 4 से ज्यादा कभी नहीं होती है। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या करेंगे, फैक्टर ऑफ सेफ्टी की वैल्यू को भी फाइंड आउट कर लेंगे कि किस तरीके से यहाँ पे फैक्टर ऑफ सेफ्टी को यहाँ पर देखा जाता है। ठीक है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे इसको देख लेंगे। तो एक नॉर्मली अगर हम बात करेंगे फैक्टर ऑफ सेफ्टी की रिगार्डिंग, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या करता है कि हमारा रेशो होता है मैक्सिमम स्ट्रेस का और हमारे वर्किंग स्ट्रेस का, और हर एक मटेरियल की फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमारी अलग अलग पाई जाती है। देखो मैक्सिमम स्ट्रेस हमारा कॉन्स्टेंटली होता है, हर एक बॉडी का, हर एक मटेरियल का मैक्सिमम स्ट्रेस हमारा अलग अलग होगा। ठीक है भाई, मान लीजिए मेरे पास प्योर गोल्ड है, तो गोल्ड क्या करेगा, मतलब जो प्योर गोल्ड होता है उसके ऊपर अगर मैं लोड को लगाकर देखूंगा, कितना लोड लगाऊंगे वो टूट जाए, तो गोल्ड तो हमारा सेम ही रहेगा। अब ये तो नहीं कि यहाँ पे गोल्ड अलग है, दूसरे देश में गोल्ड अलग है, गोल्ड तो एक ही होता है। ठीक है, क्योंकि वो सेम मेटल का है। ठीक है, तो वहां पे उसका जो मैक्सिमम स्ट्रेस होगा वो बेसिकली हमारा कॉन्स्टेंटली होगा। लेकिन जो वर्किंग स्ट्रेस होता है, वर्किंग स्ट्रेस की वैल्यू हमारी कभी घटती चली जाती है, कभी बढ़ती चली जाती है। वर्किंग लोड हमारा क्या होगा, मान लीजिए हमारे पास कोई भी एक फ्लाई ओवर है, फ्लाईओवर का हमारा कॉन्स्टेंटली लोड मैंने आपको बता दिया कि हमारा जो फ्लाईओवर है वो 500 किलो न्यूटन तक के लोड को सहन कर सकता है, लेकिन इससे ज्यादा अगर लोड हो गया तो वो सहन नहीं कर पाएगा, गिर जाएगा। तो कांस्टेंट वैल्यू हमको पता है 500 है, 500 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो 500 हमको मैक्सिमम स्ट्रेस की वैल्यू मिल गई। ठीक है, अब उस फ्लाईओवर के ऊपर या तो बाइक जा रही है, तो बाइक का लोड कितना होगा, मान लीजिए ज्यादा 20 किलो न्यूटन हो गया, 50 किलो न्यूटन हो गया। ठीक है, या फिर गाड़ी जा रही है तो गाड़ी का 50, 70, 80 किलो न्यूटन हो गया।
बस जा रही है तो 100 किलोन्यूटन हो गया, ट्रक जा रहा है तो 200 हो गया, ट्रेन जा रही है तो 300 हो गया। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि उस फ्लाई ओवर का मैक्सिमम हमको लोड पता चल गया, कितना स्ट्रेस है इसका, मैक्सिमम स्ट्रेस। ठीक है, तो स्ट्रेस क्या होता है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन, मतलब लोड, मतलब जब हम अपनी किसी बॉडी के ऊपर जितना लोड की वैल्यू को बढ़ाएंगे उतना ही उसके अंदर स्ट्रेस की वैल्यू बढ़ती चली जाती है। और जैसे अपने लोड की वैल्यू को और बढ़ाएंगे तो हमारा क्या होगा, अगर स्ट्रेस इतना डेवलप नहीं होगा वो टूट जाएगा, इतनी स्ट्रेंथ नहीं होगी तो टूट सकता है वो। ठीक है भाई, जिस आदमी के अंदर जितनी क्षमता होगी उतनी क्षमता तो वो दिखा सकता है। मेरे सामने अगर मान लीजिए ऑफिस में अगर मान लीजिए मैं हूं, ठीक है, मैं किसी भी आदमी से नहीं लड़ सकता क्योंकि मेरे अंदर इतनी स्ट्रेंथ नहीं है, आप लोग देख पा रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए मेरे पास कोई भी एक 10 साल का लड़का आ गया, अगर वो मुझको मारता है तो मैं उसको मार सकता हूँ क्योंकि मेरे अंदर इतनी कैपेसिटी है। 15 साल का आ गया तो मैं मार सकता हूँ, 20 साल का आ गया, 20 साल का आ गया, 21 साल का आ गया, मेरे से तो बड़ा हो गया वो, ठीक है, हाइट में मतलब बड़ा हो गया, तंदुरुस्त हो गया, तो मैं उसको नहीं मार सकता। तो मेरी एक अंदर की जो स्ट्रेस था वो मेरा खत्म हो गया, जितना स्ट्रेस मैं अपने सामने वाले को दे रहा था वो मेरा खत्म हो गया। तो उसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं टूट के गिर जाऊंगा, बिखर जाऊंगा। ठीक है, तो वो मेरा क्या होगा, अपने अंदर की जो क्षमता है वो मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकता उसको। मतलब अगर मैं अपनी तरफ से 20 किलोन्यूटन का लोड लगा रहा हूं तो वो मेरी तरफ 30 किलोन्यूटन का लोड लगा रहा है, तो मैं क्या कर सकता हूं, गिर सकता हूं, मैं फेल हो सकता हूं। ठीक है, तो वही हमारे यहां पर क्या होता है, हम हर एक इंसान की अपनी अपनी एक लिमिट होती है। ठीक है, तो उसी तरीके से हर एक मटेरियल की मैक्सिमम स्ट्रेस होता है, लेकिन वर्किंग स्ट्रेस हमारा वहां पर चेंजिंग होता रहता है। ठीक है, इन दोनों का जो रेशो होगा वही हमारा क्या कहलाएगा, फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमारा कहलाएगा। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे आप स्टूडेंट, फैक्टर ऑफ सेफ्टी के नाम से यहां पर जाना जाता है। ठीक है, तो इसको फैक्टर ऑफ सेफ्टी के नाम से यहां पर जाना जाता है। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी बेसिकली हम आगे की तरफ पढ़ने वाले हैं, न्यूमेरिकल्स वगैरह इसका डिस्कस करेंगे। और बेसिकली आज की क्लास में मैं इतना ही रखता हूं, और बाकी की कल की क्लास में डिस्कस करेंगे अपने इलास्टिक मॉडुलस के बारे में, कि हमारे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हमारी क्या क्या होती है, उन सभी के बारे में कल की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।